Hello students, today we shall continue the chapter pair of linear equations in two variables of class 10th mathematics. This is part 12. In this video lesson, we shall work out some word problems which can be converted into equations which are further reducible to a pair of linear equations in two variables. तो हम आज कुछ टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम्स सोल्व करने वाले हैं जो ऐसी इक्वेशंस में कन्वर्ट होगी जिन्हें बाद में फर्दर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में रिड्यूस किया जा सकता है और फिर उन्हें सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो सबसे पहले इसमें जो हम बोट की जो स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है इन दोनों को अज्यूम कर लेते हैं, और सिंस स्पीड ऑफ बोट मस्ट बी लार्जर देन दैट ऑफ वाटर, इसलिए हम सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट को अज्यूम करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम स्पीड ऑफ बोट को अज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेट इट बी x किलोमीटर पर आवर। ये हम ले लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ बोट है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ वाटर जो है, या स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम कह दें, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है उसको हम y किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेते हैं। y किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली x मस्ट बी ग्रेटर देन y, क्योंकि जो अप स्ट्रीम जो है मूवमेंट तभी हो पाएगा। अप स्ट्रीम मूवमेंट का मतलब है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, जो मूवमेंट होता है वो तभी हो पाएगा जब स्पीड ऑफ बोट जो है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोट। तो ये x और y हमने ले लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब हुआ कि बोट ऊपर कितनी स्पीड से जाएगी। तो इसमें देखिए जो स्पीड ऑफ बोट है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो अगर अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो अप स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट x किलोमीटर 1 घंटे में आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन चूंकि फ्लो ऑफ वाटर जो है वो y किलोमीटर पर आवर है, तो यदि 1 घंटे में बोट x किलोमीटर आगे जाती है तो उतने ही समय में y किलोमीटर वापस पीछे भी आ जाएगी। सो इसकी जो नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी बोट इन 1 आवर विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो अप स्ट्रीम स्पीड, इसको हम नाम दे देते हैं अप स्ट्रीम स्पीड जो है बोट की, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट रिलेटेड टू वाटर विच इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसका कारण मैंने बताया कि 1 घंटे में यदि बोट यदि आगे x किलोमीटर बढ़ती है तो उतने ही समय में वो y किलोमीटर वापस भी आ जाएगी। तो सपोज ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, और इतनी डिस्टेंस स्टिल वाटर में तय कर लेती है वो, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन y किलोमीटर वो 1 घंटे में वापस भी आ गई। तो कुल मिलाकर उसने ऑन एन जो नेट जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है x माइनस वाई। सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर विल बी द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसकी तरफ गौर करते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, इस बार जो बोट है वो जिस तरफ पानी का फ्लो है उसी तरफ जा रही है। तो मान लीजिए कि जो बोट है वो भी इसी तरफ चल रही है, तो 1 घंटे में बोट स्टिल वाटर में x चली जाती है, और पानी के फ्लो की वजह से वो y किलोमीटर और चलेगी, यानी इन 1 आवर द डिस्टेंस नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं कि जो टाइम होता है, टाइम टेकन, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चीज़ चलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट
आगे चलता है तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टोटल टाइम इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ लिखा है कि जो बोट है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम है तो 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको जो समय लगेगा वो हो जाएगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, और स्पीड जो है अप स्ट्रीम स्पीड है उसकी x माइनस वाई, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी वो हो जाएगी 30 अपॉन x माइनस वाई। इतना समय लग जाएगा 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मूवमेंट में। और इसी तरह से जो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मूवमेंट हो रहा है, तो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड है हमारे पास x प्लस वाई, सो 44 अपॉन x प्लस वाई विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये टाइम टेकन, ये भी टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन जो है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। सिमिलरली दूसरा जो दे रखा है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इनका जो सम है वो हो जाएगा 13। तो 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, तो यहां हम लिख देते हैं 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज प्लस दूसरी जो इक्वेशन है वो है 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और इनका जो सम है वो हो रहा है 13, क्योंकि 13 आवर्स इन टोटल लग रहा है। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई है, और इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ये दोनों जो इक्वेशंस है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं है, लेकिन इसमें हम यदि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को एक नया वेरिएबल नाम दे देते हैं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम जो है इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी लिख लेते हैं, वह है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये दूसरी इक्वेशन थी, चेक कर लेते हैं। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। फिर 40 अपॉन एक्स माइनस वाई और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई 13। तो दोनों इक्वेशंस हो गई। इसमें हम सबसे पहले जो इक्वेशंस है इनको हम इस तरह से लिखेंगे, 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसको लिख देते हैं 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ भी हम इसको लिखेंगे 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ लिखेंगे 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब हम जैसा कि जो भी रेड्यूसिबल इक्वेशंस होती थी उसमें हम करते थे, यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसको हम p नाम दे देते हैं, और जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है इसको एक नया वेरिएबल q असाइन कर देते हैं। तो जो इक्वेशंस है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 30 p, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ ये जो भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है इस पूरे को हम p लिख रहे हैं, और जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है उसको हम q लिख रहे हैं। यानी इसकी जगह तो हम p लिख देंगे और इसकी जगह हम q लिख रहे हैं। तो जो इक्वेशन है वो बन गई 30, ये p हो गया, और प्लस 44 q हो रहा है इज इक्वल टू 10। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इस इक्वेशंस को हम ऊपर कुछ नाम दिया है, 1 2 यहाँ दे दिया है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। यानी ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, ये 2 थी, इसको हम 3 नाम दे देते हैं,
और इसमें जब हम लिखेंगे यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, ये 1/x माइनस वाई की जगह p लिख देते हैं और 1/x प्लस वाई की जगह q रख देते हैं, तो ये जो है इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। अब यहाँ हम देखें कि यहाँ है 30p, यहाँ है 40p, तो यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं 4 से इंटू कर देता हूँ तो यहाँ 120p हो जाएगा। और यदि इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ विद 3, तो यहाँ पर जो है वो 120p हो जाएगा, यानी कि p के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड से हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो हम जब इस इक्वेशन को 4 से इंटू कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो रही है 120p प्लस 4 4 जा 16, तो 176q विल बी इक्वल टू 40। सिमिलरली जब इस इक्वेशन को, ये तो थी इक्वेशन 3 को सोल्व किया, लेट इट बी इक्वेशन 3 और इधर जो है इस इक्वेशन 4 को जब मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं 120p और ये हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 तो 16, 165q विल बी इक्वल टू 13 3 जा 39। ये 4 से ऑब्टेन हुई तो इसको 4 डेज नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, तो यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये साइन चेंज कर देते हैं और साइन चेंज करके हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल आउट हो रही है और जो सेकंड टर्म देखें हम तो 176q है और 165, तो यहाँ पर जो है ये सोल्व होने के बाद ये हो रहा है 11q हो गया और इज इक्वल टू इधर 1 हो रहा है। तो यहाँ जो q की वैल्यू है वो हमें पता लग रही है कि q की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग गई, q इज इक्वल टू 1/11। और अब q की वैल्यू 1/11 हम कहीं रख देते हैं, जैसे इक्वेशन 3 में रख देते हैं। सपोज इक्वेशन 3 है, उसको मैं वापस लिखता हूँ, ये है 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10 है। और यदि इसमें मैं p की जगह q की जगह रख देता हूँ 1/11, तो ये बन जाएगा यहाँ पर, इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो ये बन रहा है यहाँ 4 और 4 इधर लेंगे तो 6 हो रहा है। तो फिर p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6/36 यानी कि 1/5। अब p और q की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, तो q की वैल्यू तो आ गई 1/11 और जो p है उसकी वैल्यू आ रही है 1/5। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पेज और ले लेते हैं और इसमें जो p और q की वैल्यू यहाँ वापस लिख देते हैं। p की वैल्यू आ गई 1/5 और q की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/11। तो p और q चेक कर लेते हैं, p तो थी 1/5 और q थी 1/11, बिल्कुल ठीक है। लेकिन p जो है हमने अज्यूम किया था 1/x माइनस वाई को, p जो है वो हमने अज्यूम किया था 1/x माइनस वाई को, तो यहाँ हम लिख देते हैं p की जगह 1/x माइनस वाई, दिस विल बी इक्वल टू 1/5। और ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें q को हमने अज्यूम किया था 1/x प्लस वाई, तो ये आ रहा है यहाँ पर। तो या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 5, या सीधी सीधी रेसिप्रोकल कर लेते हैं तब भी x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 5। सिमिलरली इधर जो है x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 11। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन को उसके नीचे लिख देते हैं, ये है 11। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x y निकाल सकते हैं। तो यहाँ आसानी से यदि मैं इनको सीधे ऐड कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पर जो है ये 2x विल बी इक्वल टू 16, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16/2 यानी कि 8, x की वैल्यू आ गई 8। सिमिलरली अब x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए मैं ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, इसमें x की वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, जहाँ भी x है वहाँ पर मैंने 8 पुट कर दिया है, तो जो y है वो आ जाएगा 11 माइनस 8 यानी कि 3। अब ये x किसकी वैल्यू थी, ये स्पीड ऑफ बोट थी, तो ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमें पता लग चुकी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जिसको हमने x अज्यूम किया था, ये x थी और x की जो वैल्यू आ गई 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर ये बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है
स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमने हमारे पास आ गई, जिसको y कहेंगे, ये आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो जो x की वैल्यू थी, इसका मतलब बोट की जो स्पीड आ रही है वो तो आ रही है 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो बोट की स्पीड है, दिस इज स्पीड ऑफ बोट। और स्पीड ऑफ वाटर जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी वाटर स्ट्रीम का फ्लो ये है। अब यहां से मैं पता लग रहा है कि अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई। अप स्ट्रीम स्पीड देखें बोट की तो वो आ जाएगी 8 - 3 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। यानी बोट आगे 1 घंटे में केवल 5 किलोमीटर चल पा रही है, क्योंकि वो 1 घंटे में चलती तो 8 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि ऊपर की वाटर की फ्लो की अपोजिट चल रही है तो 8 किलोमीटर 1 घंटे में ऊपर जाएगी तो 3 किलोमीटर वापस भी आ जाएगी। तो 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगी। x - y यानी 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। और इसी तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो हो जाएगी यहाँ पर 8 + 3 यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर 11 है और अप स्ट्रीम स्पीड है 5 किलोमीटर। तो अब ये 5 और 11 को हमें याद रखना है और हम वापस चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसी जगह हम चेक करेंगे। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से मेंटली पता लगा सकते हैं कि जब 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है तो 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको लगेंगे 6 आवर्स, क्योंकि 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और 11 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसको इसमें 4 आवर लगेंगे। ये 11 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 44 किलोमीटर 4 आवर में, तो 6 और 4 10 घंटे, बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसी तरह से देखते हैं 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 5 किलोमीटर प्रति पर आवर के हिसाब से स्पीड है, तो 40 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको लग जाएंगे 8 आवर लगेंगे। और इधर देखते हैं 55 किलोमीटर है और 11 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो 55 किलोमीटर को ट्रेवल करने में समय लगेगा 5 आवर। अब ये 8 आवर और 5 आवर मिलाकर हो रहा है 13 आवर्स, तो ये भी बिल्कुल फिट है। तो इसका मतलब अपना जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। यानी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कसीदाकारी का कार्य है, और वो 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। इसी तरह से यदि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उस काम को करते हैं तो 3 दिन में वो पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। यदि एक अकेली औरत उस कार्य को करे तो उसे कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे। सिमिलरली इफ द वर्क इज डन बाय अ मैन अलोन देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक। जो व्यक्ति है वो कितना समय लेगा, आदमी है वो उस कार्य को करने में कितना समय लगा यदि अकेला वो उस काम को करता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि 1 वुमेन अलोन उस वर्क को करती है तो कितना समय लेती है। लेट अस सपोज 1 वुमेन अलोन कैन डू दी कंप्लीट वर्क इन X डेज। इस तरह से हम शुरू करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं और हम लिखते हैं लेट 1 वुमेन can complete the work in X days। यदि वो अकेली काम करती है तो वो X डेज में उसको कंप्लीट कर देती है। X डेज में जो 1 वुमेन है वो उसको कंप्लीट कर देती है। अब हम लेते हैं 1 मैन। सपोज यदि अकेला व्यक्ति काम करता है तो वो अकेला व्यक्ति कैन कंप्लीट द वर्क इन Y डेज। सपोज उसको लग जाता है, उसको Y डेज लग जाते हैं। यदि अकेला व्यक्ति कार्य करता है तो उसको Y डेज लग जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक औरत जो है वो केवल एक दिन काम करेगी तो ओनली पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे विल बी इक्वल टू 1/x, क्योंकि यदि मान लीजिए वो 3 दिन में पूरा करती है तो एक दिन में 1/3 करेगी, 4 दिन में पूरा करती तो एक दिन में 1/4 करेगी, यदि वो 10 दिन में पूरा करती तो एक दिन में 1/10 करेगी। तो यदि वो x डेज में कंप्लीट करती है तो 1/x पार्ट वर्क विल बी डन इन वन डे। तो इसको हम आगे लिखेंगे कि पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ठीक है। तो यहां हम ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं पार्ट ऑफ वर्क डन बाय अ वुमेन इन वन डे। एक दिन में वो कितना काम करेगी, तो इन वन डे पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन इक्वल टू 1/x। सिमिलरली पार्ट ऑफ वर्क डन बाय अ मैन इन वन डे। एक दिन में एक व्यक्ति जो है कितना काम करेगा, 1/x वर्क कर देगा। अब इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको ध्यान से देखते हैं कि 4 दिन तक 2 औरतें काम करती है, तो एक दिन में वो कितना करेगी, 1/x करती है, तो 2 औरतें एक दिन में 2/x कर लेगी। 2/x पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय 2 वुमेन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक दिन में जो है जो 2 औरतें हैं वो 2/x पार्ट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। इसके बाद देखिए 5 मेन भी कार्य कर रहे हैं, तो यदि एक आदमी 1/y पार्ट वर्क कर देता है, पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय 1 मैन इज इक्वल टू 1/5, तो 5 व्यक्ति जो है इसका 5 टाइम्स वर्क कर लेंगे, यानी कि 5/y इतना टाइम्स वर्क वो कर लेंगे। तो एक दिन में इतना वर्क हो रहा है, पार्ट ऑफ द वर्क डन इन वन डे इतना हो रहा है, पार्ट ऑफ द वर्क डन इन वन डे, क्योंकि 2 तो औरतें और इसमें 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो 2 औरतें एक दिन में 2/x पार्ट कर लेगी और 5 आदमी एक दिन में 5/y पार्ट कर लेंगे। अब हम यह देख रहे हैं कि यदि ऐसे काम लगातार चलता है तो 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अब 4 दिन में कंप्लीट होने का मतलब है एक दिन में 1/4 हुआ होगा, तो ये एक दिन का वर्क है। तो एक दिन का वर्क जो है डेफिनेटली इट मस्ट बी इक्वल टू 1/4, क्योंकि एक दिन में यदि 1/4 होता है तभी 4 दिन में जाकर काम कंप्लीट हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब 2 औरतें और 5 आदमी एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे, लेकिन एक दिन में वो इतना वर्क करते हैं क्योंकि पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय 1 वुमेन इतना है। तो यदि मैं इसको 2 से इनटू कर दूं तो इतना तो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय वीमेन और पार्ट ऑफ दिस वर्क विल बी डन बाय 5 मेन। तो ये जो दोनों का सम कर लेंगे तो एक दिन में 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर जो काम करते हैं वो आ गया, लेकिन एक दिन में वो 1/4 ही करेंगे क्योंकि 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ एक इक्वेशन तो इस तरह से बन गई। दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। तो 3 औरतें करेंगी तो 3/x वर्क कंप्लीट कर देगी एक दिन में, और इसी तरह से 6 आदमी यदि काम करते हैं तो एक दिन में वो 6/y पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। तो ये टोटल वर्क विल बी डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन इन वन डे बाय 3 वुमेन और 6 मेन। लेकिन वो काम कंप्लीट 3 दिन में हो जाता है। यहाँ से पता लग रहा है कि वो काम है ना पूरा 3 दिन में हो रहा है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि एक दिन में जरूर 1/3 हुआ होगा, क्योंकि 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में ही वो 1/3 हो रहा होगा। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ ये बन जाती है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम वही करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशंस को हम लिखेंगे 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y इज इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन हो गई। और इसमें हम जो है यदि हम ये ले लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू, हम सपोज इसको p ले लेते हैं या सपोज इसको u ले लेता हूँ, अब की बार नए वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज इसको u ले लेता हूँ और 1/y है इसको मैं सपोज v ले लेता हूँ। यदि मैं ये अजम्पशंस ले लेता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं कि जहाँ पर भी 1/x है उसकी जगह तो हम रखेंगे u, यानी इसकी जगह तो हम रख देंगे u, और जहाँ पर भी ये y है 1/y उसकी जगह हम रख देंगे v। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा।
तो इसमें जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 5v विल बी इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है वो यदि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 3 और ये 1/x 3 इंटू 1/x हो जाएगा। और 1/x को हम क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। इसको भी हम थोड़ा लिख लेते हैं पहले। 1/x 3 इंटू 1/x, इसको लिख देते हैं 6 इंटू 1/y और दिस विल बी इक्वल टू 1/3। और यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, ये जो पार्ट है इसकी जगह तो हम रख रहे हैं v, और जहाँ ये पार्ट है उसकी जगह रख रहे हैं हम u। तो ये हो रहा है 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारी एक इक्वेशन तो आ रही है ये वाली, जिसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, एक इक्वेशन 4 आ गई। अब ये हमने जब ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इस सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही है वो इक्वेशंस जो है वो इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गई है, जिसमें 2 वेरिएबल u और v हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं और फिर हम उन्हें सोल्व करेंगे। तो यहाँ तो है 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। तो लिख देते हैं 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। एक इक्वेशन तो ये है जो इक्वेशन नंबर 3 है, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। दूसरी है 3u 6v, 3u 6v आ रहा है, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। तो ये दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास। तो ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब इन्हें हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का सिंपल वे यही है कि यहाँ जो ये 2 लिखा हुआ है और इधर जो ये 3 लिखा हुआ है, ताकि u के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इससे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ ये जो u था, u का जो कोफिशिएंट था उसको तो हमने यहाँ ले लिया है, और यहाँ जो इधर जो u का कोफिशिएंट है उससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ हम जो है ये जो 3 है वो यहाँ ले रहे हैं। तो ऐसा करने का फ़ायदा क्या रहेगा कि जब इस इक्वेशंस को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को हम इसके 2 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो u के कोफिशिएंट अब इक्वल हो जाएंगे। जैसे 3 2 जा 6u और यहाँ हो रहा है ये 15v इज इक्वल टू ये हो गया 3/4। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई 6u प्लस ये हो रहा है 12v इज इक्वल टू 2/3। और इसके बाद जब u के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए तो हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे। इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करना तो सबका एक साथ करना है। फिर हम देखते हैं कि ये 6u प्लस का 6u है, नीचे माइनस का 6u है, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर ये जो 15v माइनस 12v है तो ये हो गया 3v। यहाँ हम इसको लिखेंगे, ये हो गया 3v। तो 3v विल बी इक्वल टू, यहाँ हो रहा है 3/4 माइनस 2/3, क्योंकि यहाँ ये डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है तो इसको हम इधर से यहाँ अलग से सोल्व कर सकते हैं। 3/4 माइनस 2/3 को हम यहाँ अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम आ रहा है 12 है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 3 4 जा 12 है और 4 2 जा 8, ये हो रहा है 1/12 है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 3v विल बी इक्वल टू 1/12 है। यहाँ से जो सोल्व किया इस वाले पार्ट को हम यहाँ अलग से हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमने अलग से सोल्व कर लिया यहाँ पर, और उसकी वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये आ गई। इसके बाद हम जब v कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 में जाएगा, तो ये 1/36 हो रहा है। लेकिन v जो था वो हमने किसको अज्यूम किया है, v हमने अज्यूम किया 1/y को। v यहाँ पर किसके इक्वल है, 1/y के इक्वल है। तो यहाँ ये जो v है वो हो गया 1/y के इक्वल, ये कर देते हैं 1/y के इक्वल। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू हमें पता लग रही है, y की वैल्यू आ गई 36। तो एक तो वैल्यू हमें पता लग गई y। अब हमें चाहिए x, तो v की वैल्यू हमें 1/36 है, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पहली इक्वेशन को ले लेते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसी को ले लेते हैं, और इसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4 है। और इसमें जो ये v की वैल्यू आ रही है, v की जो वैल्यू आई वो आ रही है हमारे पास, v की वैल्यू आ रही है 1/4
v की वैल्यू आई है हमारे पास 1/36। तो यहाँ जो ये v है इसकी जगह हम v की जगह रख देंगे 1/36। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ हो गया 2u प्लस जो v की जगह लिखेंगे 1/36, तो ये हो जाएगा 5/36 इज इक्वल टू 1/4। और इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। ये हो गया 2u विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36 और एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ रहा है 36, तो ये हो गया 9 माइनस 5 यानी कि 4/36। तो 2u इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर 4/36 और ये हो गया 1/9। तो u की जो वैल्यू है वो हो गई 1/, ये 2 इधर जाएगा तो 2 9 जा 18, लेकिन u था 1/x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18। अब x और y की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब हम x क्या था, x देखते हैं क्या था। x हमने अज्यूम किया था कि 1 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन x डेज, और x की जो वैल्यू आई है वो आ रही है 18। x की वैल्यू 18 आ रही है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि एक औरत जो है किसी काम को, उस पूरे काम को अगर अकेली करती है तो 18 डेज में कंप्लीट करेगी। इसी तरह से जो यदि एक व्यक्ति उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को करता है, अकेला करता है, तो एक अकेले व्यक्ति को, एक अकेले आदमी को 36 डेज लगेंगे उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने में। तो अब इस चीज़ को हमें फाइनली जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में हमें लिखना होता है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू हमने अज्यूम करी है। तो फिर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, और आंसर हमें इस तरह से लिखना है, थस 1 वुमेन alone can complete the work in x is equal to 18 days. Similarly, 1 man alone, यदि अकेला काम करता है, can complete the embroidery work in y is equal to 36 days। चेक कर लेते हैं, y 36 था और x कितना था, 18 था। तो अकेली औरत एम्ब्रॉयडरी वर्क को 18 डेज में करेगी और जो अकेला आदमी है वो 36 डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा। यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनमें औरतें ज़्यादा निपुण होती है, कुशल होती है, स्किल अच्छी होती है, तो औरतें उन कामों को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती है, तो जल्दी कर पाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है 18 डेज में एम्ब्रॉयडरी वर्क ऐसा वर्क है जो औरतें उनमें ज़्यादा स्किलफुल होती है। यहाँ से ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन ये जनरली ऐसा नहीं है, ऐसा ही हो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ जो औरतें हैं वो एम्ब्रॉयडरी वर्क करने में आदमी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा निपुण है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी है जिनको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसी इक्वेशंस बनती है जो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशंस नहीं होती, लेकिन यदि हम कुछ सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, सूटेबल सब्सटीट्यूशन, तो वो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उन्हें हम आगे सॉल्व करना हमें आता है। एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, उनकी मदद से हम आसानी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।